बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रग्स अफेक्टिंग बोन मेटाबॉलिज्म। कौन सी ड्रग्स जो है वो बोन की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं? हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं बोन्स के, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, पैगेट डिजीज़। ये डिजीज़ जो है बोन्स की हैं। इन डिजीज़ को हम लोगों ने कुछ ड्रग्स देकर क्या करना है, ट्रीट करना है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये ज़्यादातर उन फीमेल्स को होता है जिनमें क्या हुआ होता है, मीनोपाज। ये पोस्ट एक्चुअली ये क्या है, ओस्टियोपोरोसिस पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स हैं उन फीमेल्स में जिनमें मीनोपाज का टाइम चल रहा होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होता है, तो एस्ट्रोजन ना होने की वजह से इनमें जो बोन की फॉर्मेशन है, जो बोन की जो रिमॉडलिंग की एक्टिविटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनमें बोन्स में जो है पोर्स बन जाते हैं, तो इसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियोमलेशिया ये कौन सी डिजीज़ है? ये एक्चुअली बोन सॉफ्टनिंग है। बोन इसमें क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है इन फीमेल्स में। इन फीमेल्स में या मेल्स में क्या होती है, बोन्स की या चिल्ड्रंस में बोन की विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। चिल्ड्रंस में इसी डिजीज़ को, ऑस्टियोमलेशिया को क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर का ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है। पैगेट डिजीज़ क्या होता है? एक्चुअली ये डिसऑर्डर है बोन रिमॉडलिंग का। जी, रिमॉडलिंग बोन की सही से नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज बोन फार्मेशन। और हमारे पास जो बोन्स बनती है ना, जो बोन रिमॉडलिंग के दौरान, वो सही से नहीं बनती। बोन में डिफॉर्मिटीज़ नज़र आती हैं, बोन पेन होता है, बोन डिफॉर्मिटीज़ और फ्रैक्चर्स के चांस जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस फुल बॉडी में होता है ना, हर फुल बॉडी की बोन्स में होता है। पैगेट डिजीज़ किसी न किसी एक बोन में होता है, किसी न किसी एक बोन में सही से रिमॉडलिंग नहीं हो पाती, तो इसको पैगेट डिजीज़ बोलते हैं। बोन रिमॉडलिंग क्या चीज़ है? बोन रिमॉडलिंग जो है ये क्या है, एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें बोन में जो ओल्ड सेल्स हैं वो न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस होते रहते हैं। कि 10% जो है वो स्केलेटन पर ईयर जो है वो न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस होता है। हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं बोन में, और दूसरा जो है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये बोन की ब्रेकडाउन, बोन रिजॉर्प्शन। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, ये बोन की फॉर्मेशन। ये न्यू बोन सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये ओल्ड सेल्स को क्या करती हैं, इनकी ब्रेकडाउन करती हैं। अगर ओल्ड सेल्स हो या फिर हमारे साथ पास जो सही से जो सेल्स ना बने हो, उनकी ब्रेकडाउन करके ओस्टियोब्लास्ट जो है वो न्यू सेल्स बनाती है और बोन को रिमॉडल करती है, इसको सही से शेप देती है, न्यू सेल्स बनाती है और बोन्स को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। इसको बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग। ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो बोन की फॉर्मेशन करते हैं। बोन मिनरलाइजेशन का वर्ड यूज हुआ है। बोन मिनरलाइजेशन क्या है? बोन मिनरलाइजेशन ये है कि हमारे पास ये जो बोन्स है ये कुछ मिनरल से मिलकर बना है। इसमें जो मेन मिनरल है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो फास्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जाके बोन में डिपॉजिट हो जाता है और बोन्स को शेप देता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैल्शियम जो है हमारे पास मेन मिनरल है इस उसमें बोन्स की फॉर्मेशन में। लेकिन अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, किस वजह से, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है इंटेस्टाइन वगैरह से। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। जब कैल्शियम डेफिशिएंट होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल नहीं बनेगा, तो बोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन की तरफ हम आते हैं कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग कैल्शियम की सप्लीमेंट्स देकर हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोग विटामिन डी की सप्लीमेंट्स दे के हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करवा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की सप्लीमेंट्स देकर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास 40% की जो है वो कैल्शियम होता है, जबकि कैल्शियम सिट्रेट में, इस सप्लीमेंट में हमारे पास 21% जो है वो कैल्शियम होता है। तो ये सप्लीमेंट देके हम लोग कैल्शियम के जो डिफिशियंसी है उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ये क्या काज करता है, एब्डोमिनल गैस का प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ब्लोटिंग प्रोड्यूस करता है एब्डोमिन में, जिसकी वजह से पेन होता है। ये जो
कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स है ये इंटरफेयर करता है किसके साथ, आयरन की एब्जॉर्प्शन के साथ, आयरन की एब्जॉर्प्शन के साथ, थायराइड सप्लीमेंट्स के साथ, फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के साथ ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो ये इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। विटामिन डी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन से। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 में हमारे पास एर्गो कैल्सीफिरोल है और विटामिन D3 में हमारे पास कोलीकैल्सीफिरोल है। ये विटामिन डी जो है, ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाती हैं, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। तो कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो सकती है और इस तरह ऑस्टियोपोरोसिस और ये जो बोन के डिसऑर्डर्स हैं जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में इसका मेन रोल है, मतलब बोन लॉस करवाने में इन ड्रग्स का जो है वो वो हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं जो कि बोन लॉस करवाती हैं वो हमारे पास एल्युमिनियम एंटासिड्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एरोमेटेज है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, फ्यूरोसिमाइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, हेपरिन है, पीपीआईज हैं और थायाजोलिडाइन ये ड्रग्स क्या करती हैं, बोन लॉस में इनका मेन रोल है। तो इन ड्रग्स की वजह से हमारे ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो चांस जो है बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो है बाइफॉस्फोनेट्स, पैराथायराइड एजेंट्स, डिनोसियुमैब, कैल्सिटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये ड्रग्स हम तब यूज़ करते हैं जब कैल्शियम सप्लीमेंट से ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट ना हो रहा हो, तो हम लोग कुछ ड्रग्स यूज़ करके इसको ट्रीट करवाते हैं। बाइफॉस्फोनेट्स में हमारे पास जोलिड्रोनिक एसिड है, एलेंड्रोनेट है, रिजीड्रोनेट है, टेलोड्रोनेट है और इटिड्रोनेट है, इबांड्रोनेट है और पामीड्रोनेट है। ये हमारे पास बाइफॉस्फोनेट्स हैं। बाइफॉस्फोनेट्स की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बाइफॉस्फोनेट्स में हमारे पास एलेंड्रोनेट जो है ये इसकी ओरल टैबलेट हम लोग क्या करते हैं, डेली या वीकली यूज़ करते हैं, और इस एलेंड्रोनेट का एफरवेसेंट टैबलेट हम लोग वीकली यूज़ करते हैं। इबांड्रोनेट की ओरल टैबलेट हम लोग डेली या मंथली यूज़ करते हैं, और इसको आईवी जो है, इबांड्रोनेट को आईवी जो है हम लोग एवरी 3 मंथ्स जो है वो यूज़ करते हैं। रिजिड्रोनेट को की जो ओरल टैबलेट है वो डेली, वीकली या मंथली यूज़ करते हैं, और इसकी जो रिजिड्रोनेट की ओरल डिले रिलीज टैबलेट को वीकली यूज़ करते हैं। जोलिड्रोनिक एसिड को आईवी जो है पर ईयरली जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, हम लोग इसकी यूज़ की तरफ आते हैं कि बाइफॉस्फोनेट्स की जो है वो थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। इस बाइफॉस्फोनेट्स को हम लोग किन डिजीज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ये जो बाइफॉस्फोनेट्स हैं इसको हम बोन मेटास्टेसिस के लिए यूज़ करते हैं, मेटास्टेसिस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग यूज़ करते हैं बाइफॉस्फोनेट्स को। पैगेट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में हम लोग इसको हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में हम लोग बाइफॉस्फोनेट्स को यूज़ करते हैं। एलेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट और जोलिड्रोनिक एसिड को हम लोग प्रेफर करते हैं पोस्ट मिनोपाजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। हम लोग किन ड्रग्स को प्रेफर करते हैं, एलेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट और जोलिड्रोनिक एसिड को। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। बाइफॉस्फोनेट्स जो है वो कैसे काम करती हैं। बाइफॉस्फोनेट क्या करती हैं, जाके हाइड्रोक्सी अपटाइट क्रिस्टल को, ये कौन सा है, जो कैल्शियम और फास्फेट का जो कॉम्बिनेशन है इसको हाइड्रोक्सी अपटाइट क्रिस्टल बोलते हैं। इस हाइड्रोक्सी अपटाइट क्रिस्टल के साथ जाके क्या करता है, बाइंड करता है, कौन, बाइफॉस्फोनेट्स, और बाइफॉस्फोनेट जाके इसके साथ बाइंड करता है और स्टोर हो जाता है कहाँ में, बोन में इसके साथ जो है वो स्टोर हो जाता है। और ये क्या करता है, बाइफॉस्फोनेट डिक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो बोन की रिजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बोन का मास जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका इस तरह बोन का मास भी इंक्रीज हो जाएगा, रिजॉर्प्शन एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऑस्टियोक्लास्ट की जो रिजॉर्प्शन एक्टिविटी है तो जो इसके फ्रैक्चर का चांस में भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
कि बाइफॉस्फेनेट्स के हमारे पास कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। हम लोग बाइफॉस्फेनेट्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि इसकी क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है। ये बाइफॉस्फेनेट जो है वो डायरिया काज करता है, एब्डोमिनल पेन काज करता है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, मस्कुलोस्केलेटल पेन काज करता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन काज करता है। एलेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट और इबांड्रोनेट जो है ये ज़्यादातर ये क्या काज करती हैं, इसोफेजाइटिस और इसोफेगल अल्सर काज करती हैं। तो ये इसकी क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं जो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, डिनोस्यूमब। डिनोस्यूमब क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करती है, ये टारगेट, इसका जो टारगेट है वो हमारे पास क्या है, रैंकल है। रैंकल क्या है, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी लिगेंड, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी लिगेंड, कापा बीटा लिगेंड। इस रिसेप्टर्स को जाके ये क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को ये क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। तो ऑस्टियोक्लास्ट जब इनहिबिट हो जाएंगे तो बोन की रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी और इस तरह बोन की जो फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस डिनोस्यूमब को हम लोग, इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या है, हम लोग इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डिनोस्यूमब को पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाई रिस्क फ्रैक्चर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जब फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो तो तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है ये तब भी होता है जब बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हुए हो। फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है डिनोस्यूमब की, इसको सबकुटेनियसली हम लोग क्या एवरी 6 मंथ हम लोग इसको सबकुटेनियसली यूज़ करते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं। और डिनोस्यूमब क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट है किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है डिनोस्यूमब के, डिनोस्यूमब जो है वो ये क्या करता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन के रिस्क को भी क्या करता है, इन्हांस करता है। इसके क्या है, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस भी हैं, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। इसके अलावा ये हाइपोकैल्सीमिया काज करता है, हाइपोकैल्सीमिया काज करता है। इसके अलावा ये ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा का ये ऑस्टियोनेक्रोसिस काज करता है। और इसके अलावा ये एटिपिकल फ्रैक्चर जो है वो काज करता है। ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या है, पैराथायराइड एजेंट्स, पैराथायराइड एजेंट्स। ये हमारे पास क्या है, पैराथायराइड एजेंट्स। पैराथायराइड एजेंट्स में हमारे पास जो ड्रग है उसका नाम है टेरीपैराटाइड, टेरीपैराटाइड। ये क्या करती है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन पैराथायराइड हार्मोन एंड एबेलोपेराटाइड। ये एक्चुअली एनालॉग है किसका, पैराथार्मोन का एनालॉग है। ये क्या है, एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है एज अ एगोनिस्ट के तौर पे। ये क्या करता है, एक्ट करता है पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे और वहाँ पे जाके ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को ये क्या करता है, इन्हांस करता है और इंक्रीज करता है बोन की फॉर्मेशन को। ये क्या करता है, इन्हांस करता है, कौन, टेरीपैराटाइड बोन फॉर्मेशन को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये इसके क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं। पैराथायराइड एजेंट के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं, ये क्या काज करता है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया काज करता है। इसके अलावा ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज करता है।
आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसके अलावा ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, ये इसके एडवर्स रेगुलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये क्या है, मॉड्यूलेटर्स, मतलब कि ये एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करता है, अगर कम है तो ज़्यादा करता है, ज़्यादा है तो ये कम करता है। हमारे पास एस्ट्रोजन, मीनोपास की बात क्या होता है, पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स में, मीनोपास पीरियड में क्या होता है कि हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स में बोन मास जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जो बोन की जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है मीनोपास के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से फिर क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो हम लोग इस पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करेंगे, हम लोग सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स देंगे। हम लोग एस्ट्रोजन को क्यों नहीं यूज़ करते, एस्ट्रोजन अगर हम लोग यूज़ करेंगे विदाउट प्रोजेस्टेरोन उन फीमेल्स में जिनमें यूट्रस होता है, तो उनमें ये एस्ट्रोजन क्या काज करेगा, जब हम लोग इसको विदाउट प्रोजेस्टेरोन यूज़ करेंगे, ये एस्ट्रोजन उन फीमेल्स में एंडोमेट्रियल का कैंसर काज करता है, एंडोमेट्रियल कैंसर काज करता है। इसके अलावा ये उन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काज करता है। इसके अलावा उन फीमेल्स में ये स्ट्रोक काज करता है, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म काज करता है। तो हम लोग इस एस्ट्रोजन को यूज़ नहीं करते, अब इसको रिकमेंड नहीं करते। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जिसमें हमारे पास ड्रग है रिलोक्सिफिन। रिलोक्सिफिन जो है ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ये एगोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है और एंटागोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है। एगोनिस्ट के तौर पे ये कहाँ पे एक्ट करता है, एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन बोन के ऊपर एक्ट एज एगोनिस्ट। तो ये जाके वहाँ पे क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करेगा, बोन के ऊपर एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा, बोन की फॉर्मेशन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और एक्ट एज एंटागोनिस्ट के तौर पे कहाँ पे एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर। तो इस तरह ये ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम कैंसर को क्या करेगा, ट्रीट करेगा, एक्ट एज एंटागोनिस्ट। तो ये क्या है, रिलोक्सिफिन की एक्टिविटी है। रिलोक्सिफिन को हम लोग बाइफॉस्फेनेट और डिनोस्यूमब का अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं। ये हॉट फ्लैशेस काज करता है, हॉट फ्लैशेस काज करता है, लेग क्रैम्प्स काज करता है, लेग क्रैम्प्स, और इंक्रीज करता है वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के उसको रिस्क को। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या है, ड्रग ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कैल्सीटोनिन में हम लोग सैल्मन, हमारे पास एक फ़िश है, इससे हम लोग कैल्सीटोनिन लेते हैं। इस कैल्सीटोनिन को, सैल्मन के कैल्सीटोनिन को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं उन फीमेल्स जिनमें एटलीस्ट 5 ईयर्स हुए हों पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स के लिए, जिनमें मीनोपाज के कितने साल हुए हों, 5 ईयर्स तक हम लोग, मतलब जिनमें 5 ईयर का पीरियड हो चुका हो पोस्ट मीनोपाजल सिम्टम्स को, उनमें ये हम लोग यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है, बोन रिजॉर्प्शन को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ये क्या करता है, कम करता है। लेस इफेक्टिव है, तो इस वजह से हम लोग इसको रिकमेंड जो है वो नहीं करते। लेकिन इसकी कैल्सीटोनिन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो ये कि ये क्या करता है, रिलीफ करता है फ्रैक्चर पेन ऑफ फ्रैक्चर के पेन को ये क्या करता है, कम करता है। तो हम लोग इसको ट्रीटमेंट पेन के ट्रीटमेंट के लिए या फिर वर्टिब्रल फ्रैक्चर के पेन के लिए उसको ट्रीट करने के लिए इसको कैल्सीटोनिन को यूज़ करते हैं। कैल्सीटोनिन के हमारे पास जो है वो इंट्रानेज़ल फार्मूलेशन भी हैं ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। कैल्सीटोनिन के हमारे पास इंट्रानेज़ल फार्मूलेशन है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। ये राइनाइटिस काज करता है, इसके अलावा ये नेज़ल सिम्टम्स वगैरह काज करता है। तो इस वजह से हम लोग इसके नेज़ल फार्मूलेशन को यूज़ जो है वो नहीं करते कैल्सीटोनिन के। तो ये हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स थी जो हम